प्रिय छात्राओं, आज हम देखेंगे कि असंचयी शोधन कोष बनाकर किस प्रकार से ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि असंचयी शोधन कोष क्या होते हैं। असंचयी शोधन कोष में केवल सरप्लस से अंतरित की जाने वाली राशि ही विनियोजित की जाती है, उस पर अर्जित ब्याज नहीं। कल हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से विनियोग जब हम करते हैं तो पिछले वर्ष जो विनियोग किए थे उस पर जो इस वर्ष प्राप्त होती है ब्याज की राशि, उसको भी विनियोजित किया जाता है। लेकिन असंचयी शोधन कोष में ब्याज की राशि का पुनः विनियोजन नहीं किया जाता। इस राशि को हम लाभ हानि खाते विवरण में या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जमा कर देते हैं। इसका मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगी, उससे पहले 2-3 जो थ्योरी पॉइंट है वो बता देती हूँ। एक और टर्म है ऋणपत्र शोधन कोष पॉलिसी। ऋणपत्र शोधन कोष पॉलिसी, डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी। ये क्या होती है? व्यापारिक और गैर व्यापारिक प्रतिभूतियों में प्रतिवर्ष राशि विनियोजित करने की असुविधा और बाजार मूल्य में परिवर्तित होने की जोखिम से बचने के लिए प्रायः कंपनियां ऋणपत्रों की राशि के बराबर मूल्य की एक निश्चित अवधि वाली बीमा पॉलिसी ले लेते हैं, और इस विधि के अंतर्गत बीमा पॉलिसी को प्रतिवर्ष एक निर्धारित ब्याज देना पड़ता है, प्रीमियम देना पड़ता है। इस विधि में बीमा पॉलिसी की अवधि समाप्त होने पर पॉलिसी की राशि ब्याज सहित प्राप्त हो जाती है, जिससे ऋणपत्रों का शोधन कर दिया जाता है। इस विधि में लेखा प्रविष्टियाँ उसी प्रकार से की जाती हैं जिस प्रकार से असंचयी शोधन कोष विधि की तरह में की जाती हैं। अंतर केवल इतना होता है कि ब्याज प्राप्त होने की प्रविष्टि नहीं की जाती तथा डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट के स्थान पर डिबेंचर सिंकिंग फंड पॉलिसी अकाउंट खोला जाता है। तो ये अभी हमने जो 2 मेथड देखे थे जिसके अंदर हम इसको पुनः विनियोजित करते थे, इस विधि के अंदर ये जो समस्या है कि बार बार इसको विनियोजित करना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ेगा। एक ऋणपत्र पॉलिसी ले ली जाएगी और जब इसको शोधन करना है ऋणपत्रों का तो उसमें इस राशि को प्राप्त कर लिया जाएगा। तो ये था ऋणपत्र शोधन कोष पॉलिसी। इसके बाद हम देखते हैं कि वार्षिक आहरण द्वारा किस प्रकार से शोधन किया जाता है। थर्ड मेथड है, इसके अंदर किस प्रकार से हमें आहरण करना है ये सब हम देखेंगे। निर्गमन की शर्तों के अनुसार यदि ऋणपत्रों का शोधन वार्षिक आहरण द्वारा होना है तो शोधन के लिए ऋणपत्रों का चयन लॉटरी या आहरण द्वारा किया जाएगा। ऋणपत्र खाता ऋणपत्रों के अंकित मूल्य से डेबिट किया जाएगा तथा ऋणपत्र धारकों का खाता क्रेडिट किया जाएगा। वास्तविक भुगतान पर ऋणपत्र धारकों का खाता डेबिट तथा बैंक खाता क्रेडिट किया जाएगा। इसमें नोट दिया हुआ है कि यदि कंपनी को ऋणपत्रों का शोधन प्रारंभ करने से पूर्व कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71(4) के प्रावधानों तथा सेबी के दिशा निर्देशों की पूर्ति के लिए इस विधि में भी ऋणपत्रों के अंकित मूल्य का कम से कम 25% लाभांश वितरण योग्य लाभों में से ऋणपत्र शोधन संचय खाते में हस्तांतरित करना आवश्यक है। ये हम पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने देखा था कि 25% के बराबर हमें डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होता है। तो इस मेथड में भी करना होगा। और इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71(4) के अनुपालन में कंपनी नियम 2014 के नियम 18(7) तथा सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार कंपनी को अगले वर्ष 31 मार्च को दे होने वाले शोधनीय ऋणपत्रों की राशि का कम से कम 15% प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक बैंक में जमा कराना होगा या निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में विनियोजन करना होगा। किस्तों में शोधन की दशा में प्रत्येक किस्त के लिए 15% राशि का विनियोग कर दिया जाता है और यह अंतिम किस्त तक निरंतर विनियोजित होता रहता है। तो ये जो दोनों शर्तें थी जो मैंने आपको बार बार बताया है कि 25% हमें डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होगा और 15% के बराबर हमें विनियोग करना होगा, तो ये दोनों शर्तें भी यहाँ पे लागू होंगी। तो अभी हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम एंट्री करते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ। मीरा लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 4012% ऋणपत्र 1 अप्रैल 2014 को निर्गमित किए, जिनका 4 समान वार्षिक किस्तों में वार्षिक आहरण द्वारा शोधन 31 मार्च 2016 से प्रारंभ होना था।
संचालक मंडल ने 31 मार्च 2015 को आवश्यक राशि ऋणपत्र शोधन संचय में हस्तांतरित करने का निर्णय लिया। यह भी निर्णय लिया कि आवश्यक राशि 30 अप्रैल 2015 को 10% सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित की जाए। देय तिथि पर विनियोगों से राशि प्राप्त कर ली गई और ऋण पत्रों का शोधन कर दिया गया। ऋण पत्रों के निर्गमन के समय तथा शोधन के समय की जाने वाली जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए। ऋण पत्रों पर चुकाए गए ब्याज तथा विनियोग पर प्राप्त ब्याज पर विचार नहीं करना है। लेखा वर्ष प्रति वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है। तो ये क्वेश्चन है। अब हम इसकी देखिए किस प्रकार से एंट्री करेंगे। सबसे पहले इसमें दिया है कि निर्गमित किए, जो डिबेंचर निर्गमित किए हैं 4100 रुपये वाले, उसके निर्गमन की एंट्री करेंगे। 1 अप्रैल 2014 को करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 4000 × 100 4 लाख रुपए से हमें एंट्री करेंगे। अब इसके पश्चात 1 अप्रैल को ही इसे डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को आपको ये जानकारी है कि हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। तो ये इस प्रकार से इशू हो गए हैं 1 अप्रैल को 4 लाख के डिबेंचर्स। अब देखिए इसमें ये कहा गया है कि 4 समान वार्षिक किस्तों में वार्षिक आहरण द्वारा 31 मार्च 2016 से प्रारंभ होना है, वो हमें शोधन करना है। तो सबसे पहले कितना परसेंट, 25%। मैंने अभी अपने देखा कि 25% के बराबर की राशि, फेस वैल्यू के बराबर की राशि को डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो 25%, 4 लाख का 25% हुआ 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए सरप्लस अकाउंट में से डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे 1 लाख रुपए मार्च 31 को, वर्ष के अंत में। अब अप्रैल 30 को इसमें दिया हुआ है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यह निर्णय लिया गया कि आवश्यक राशि 30 अप्रैल 2015 को 10% सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित की जाए। तो 10% की राशि विनियोजित कर दी गई है। डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितनी राशि, 10% के बराबर की राशि। यह भी निर्णय लिया गया 30 अप्रैल 10% सरकारी प्रतिभूतियों में, 15% हम 10% सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं, हमें कितना करना है, 15% करना है। तो 1 लाख का 15%, 15,000 रुपये डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000 कर देंगे। इसके पश्चात अब मार्च 31 को 2016 मार्च 31 को हम इसको डिबेंचर्स को 1 लाख का पेमेंट कर देंगे, क्योंकि ये बताया गया है कि 31 मार्च 2016 से प्रारंभ करना है पेमेंट। तो 31 मार्च 2016 को पेमेंट कर दिया है 1 लाख का। 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए। अब 2016 में मार्च 31 को क्या कर, उसी प्रकार से हम ट्रांसफ़र करेंगे। क्या है, बीइंग द, ये कितना है, 25,000 डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, बीइंग द प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ DRR ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अपॉन रिडेम्पशन ऑफ 1,000 डिबेंचर। तो जितना हमने रिडेम्पशन कर दिया है उसके 1 लाख का कितना परसेंट हो गया, ये 25। देखिए डिबेंचर रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 25,000 अमाउंट है, 1 लाख का 25%। तो ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया है जनरल रिजर्व अकाउंट में। इसी प्रकार से अब हम 2017 में मार्च 31 को पेमेंट कर देंगे डिबेंचर्स का। हमें हर साल पेमेंट करना है। सबसे पहले हमने पेमेंट किया अप्रैल, ये देखिए ऊपर एंट्रीज देखिए। सबसे पहले हमने 2016 मार्च 31 को पेमेंट किया है। अब 2017 मार्च 31 को पेमेंट करेंगे। उसी प्रकार से डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में 25,000 रुपये ट्रांसफ़र कर लेंगे। 25% आपको बताया मैंने, 1 लाख का 25%। अभी कितनी बार हमने ट्रांसफ़र कर लिया, सबसे पहले हमने ट्रांसफ़र किया मार्च 31 को, 2015 मार्च 31 को हमने 1 लाख का ट्रांसफ़र किया। इसके बाद हमने 25,000 की बराबर की राशि हमने ट्रांसफ़र की 2016 में मार्च 31 को, क्योंकि ये नियम है 25% का ट्रांसफ़र करने का, 1 लाख का 25%। इसी प्रकार से डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का में ये जो 31 को एंट्री की है 25,000 रुपये 2017 में, ये भी हमने ट्रांसफ़र कर लिया। इसके बाद 2018 में हम पेमेंट कर देंगे। 2018 में देखिए 2018 में 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपये। उसी प्रकार से फिर हम प्रपोर्शन 25,000 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे जनरल रिजर्व में। नेक्स्ट हम 2019 को, जो सबसे लास्ट ईयर है, उसमें हम बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट,
ये 15,000 रुपये के जो इन्वेस्टमेंट है हमने 15 एनकैश किए हैं 2019 को। हमने जो अप्रैल 30 2015 को इन्वेस्ट किए थे उसको एनकैश कर लिया है, बेच दिया है 2019 को। और मार्च 31 में हमने 1 लाख रुपए की जो चौथी किस्त है वो पेमेंट कर दी है। और लास्ट में हमने 25,000 रुपये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में से जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए हैं 25,000 रुपये। ये हम कि कौन से 25,000 रुपये हैं, ये जो सबसे पहले साल में जो हमने सरप्लस अकाउंट से डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र किया था, टोटल 4 लाख का 1 लाख रुपए। जैसे जैसे हम रिडम्पशन करते जाएंगे, जैसे हमने 25% ट्रांसफ़र कर दिया है, रिडम्पशन कर दिया है, तो 25% की राशि हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते जाएंगे। तो सबसे पहले जिस साल में हमने रिडम्पशन किया उस साल में हमने देखा 25,000 ट्रांसफ़र कर दिए थे। आप 4 बार देखिए इस एंट्रीज़ में 4 बार 25,000 ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ये देखिए हमने 1 लाख रुपए बनाए थे इस वाली एंट्री में। ये देखिए ये 1 लाख रुपए, यहाँ पहले 25,000 ये यहाँ पे दूसरी बार 25,000 ये हमने किया। इस प्रकार से हमने 1-1 लाख का पेमेंट करते गए और 25,000 रुपये हम ट्रांसफ़र करते गए जनरल रिजर्व में। तो इस प्रकार से हम ये एंट्री करेंगे। आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से वार्षिक आहरण द्वारा हम शोधन करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।